हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 आव्यूह को कंप्लीट सॉल्व करा दिया था। इससे पहले बच्चा हम चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 तीनों कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने पिछली सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके सभी चैप्टर्स की वीडियो को देख सकते हैं। बच्चा, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 सारणिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज इस चैप्टर के हम बेसिक के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। और एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस करने के लिए जो भी रूल्स और रेगुलेशंस होंगे उनको हम डीपली विद एक्सप्लेन पढ़ने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो चैप्टर नंबर जो 4 सारणिक है इसमें आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पर कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। और बोर्ड की दृष्टि से ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ये कह सकते हैं कि आपका जो चैप्टर नंबर 3 और ये जो 4 है दोनों मिलाकर बोर्ड में लगभग 13 नंबर के आसपास पूछे जाते हैं बच्चा, ठीक है। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं, तो हल्के में नहीं लेना है, बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे और बिल्कुल नॉलेजेबल चीज़ के साथ पढ़ेंगे बच्चा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर बच्चा जरूर कर दीजिएगा। बच्चा, आज इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली हम सारणिक के बारे में पढ़ेंगे, सारणिक का सिंबल क्या होता है, सारणिक के ऑर्डर्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और डिफरेंस ऑर्डर होते हैं तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम ये चीज़ भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें पढ़ेंगे बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ। तो बच्चों आइए शुरुआत करते हैं। तो बच्चा, अगर बात करें कि सारणिक है क्या बच्चा, तो सारणिक का यूज कहाँ है या फिर सारणिक के मतलब किस काम आता है बच्चा। ज़्यादा कुछ नहीं, सारणिक में हम एक पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और सारणिक कुछ और नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि सारणिक आव्यूह को ही सॉल्व करने का एक तरीका है। आव्यूह को जब सॉल्व करते हैं तो उसकी एक न्यूमेरिकल, यहाँ पर क्या होगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगी। तो आव्यूह को सॉल्व करने पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आएगी जिसकी हम आव्यूह कह रहे हैं वो एक तरीके से सारणिक ही है बच्चा, ठीक है। कुछ और नहीं, सिर्फ सिंबल का डिफरेंस होता है। आव्यूह का जो सिंबल था वो कुछ और है, मैं बता चुका हूँ, और सारणिक का सिंबल थोड़ा अलग होता है, वो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चा। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आएगी उसका बच्चा अपने आप में बहुत जो है महत्व होगा, ठीक है बच्चा। और वह जो गणितीय निकाय है उसमें भी उसका बहुत ज़्यादा महत्व होगा, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चा सारणिक, तो जो समीकरण निकाय होते हैं, आपने क्लास 10th में पढ़े होंगे समीकरण निकायों को सॉल्व करने के लिए सारणिक का ही यूज होता है, ठीक है। और हम आसानी से ये पता कर लेते हैं कि उन समीकरण निकायों के हल का अस्तित्व है या नहीं है सारणिक विधि से, ठीक है। तो आज हम बात कर लेते हैं सारणिक के पहले सिंबल के ऊपर, सिंबल होता क्या है, ठीक है। बट सारणिक कुछ और नहीं है, सिर्फ आव्यूह को ही सॉल्व करने का एक प्रोसेस है। और यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे जब किसी सारणिक को सॉल्व करेंगे तो जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, कुछ ऐसे आंसर्स आएंगे यहाँ पर, ठीक है बच्चा। तो सिंबल की बात करें सबसे पहले कि सारणिक का सिंबल क्या होता है, तो आव्यूह का सिंबल से आपको परिचित है। सारणिक और आव्यूह के सिंबल को याद करने में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आज के बाद आप सारणिक और आव्यूह के चिन्ह को याद करने में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, आप आराम से पहचान लेंगे। सबसे पहले बात करें चिन्ह, तो बच्चा सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स का चिन्ह की अगर हम बात करें तो इसका चिन्ह क्या होता है बच्चा, सिंबल। तो इसका जो सिंबल होता है सारणिक का वो कुछ इस तरीके से होता है, देखिए इस तरीके से, ये आप देख रहे हैं सीधे 2 डंडे, ये एक तरीके से क्या है, इसका सिंबल है, ये सारणिक का चिन्ह होता है। आव्यूह का कैसा चिन्ह होता था बच्चा, आव्यूह का जो होता था चिन्ह हमने जो पढ़ा था पीछे, आव्यूह का चिन्ह कुछ इस तरीके से होता था, यानी उसमें भी 2 डंडे होते थे बच्चों, कोनों पे बच्चे मुड़े हुए होते थे। देखो कोनों पर क्या है, कॉर्नर जो है इनके मुड़े हुए हैं, बट इसके कॉर्नर मुड़े हुए नहीं है, सीधे हैं। तो आपको ट्रिक कैसे याद रखनी है, याद करने की मेरी बात समझिए। इसका नाम क्या है, सारणिक, और सारणिक सा से स्टार्ट हो रहा है और सा मीन्स होता है बच्चा सीधे। तो सारणिक यानी सीधे, आप ऐसे याद कर सकते हैं। सारणिक का चिन्ह कैसा होता है, सीधे डंडे होते हैं 2, सारणिक सीधे, सारणिक सीधे। तो सारणिक का चिन्ह कैसा होता है, 2 डंडे होते हैं सीधे, और आव्यूह में फिर मुड़े हुए होंगे भाई, ठीक है। जब सारणिक के दोनों सिंबल्स कैसे हैं, ये डंडे सीधे होते हैं, तो आव्यूह में कैसे होते हैं, मुड़े हुए होते हैं बस।
तो आपको ऐसा सारडिक मतलब सीधे सीधे जो डंडे होते हैं वो सारडिक का सिंबल होता है और आभ्यू में मुड़ जाते हैं बस, ठीक है, ये होता है। अगर हम बात करें बच्चा कि सारडिक का क्रम क्या होता है, तो बच्चा इसके भी क्रम ऐसे ही होते हैं जैसे आभ्यू के होते थे। ऐसे ही जैसे आभ्यू में रो और कॉलम होते थे, इसमें भी रो और कॉलम्स होंगे। बस यहाँ पर एक खासियत हो जाएगी बच्चा, सारडिक जो होता है, सारडिक में हमेशा जो पंक्ति होती हैं और जो स्तंभ होते हैं वो हमेशा समान होते हैं, ठीक है। सारडिक में जो पंक्ति और जो स्तंभ होते हैं वो हमेशा समान होते हैं। यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूँ, जैसे मान लीजिए ये सारडिक है, ठीक है, ये सारडिक है, तो इसमें मान लीजिए ये कुछ पंक्तियाँ हैं ऐसे करके, तो इसमें ये 3 पंक्तियाँ हैं, तो आपको 3 ही इसमें स्तंभ बनाने पड़ेंगे। फिर आप ना तो कम बना सकते हो स्तंभ और ना ज़्यादा बना सकते हो, ये बात आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। सारडिक जो होता है एक तरीके से वर्ग होता है, क्या होता है, वर्ग, ठीक है। हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर इसमें देखिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो ये C1, ये C2, ये C3 है। इसका जो क्रम होगा वो हमेशा समान होगा। यहाँ मैं लिख भी सकता हूँ, नोट डाल के आप लिख भी लीजिएगा कि सारडिक एक प्रकार से वर्ग होता है, क्या होता है, वर्ग होता है, अर्थात सारडिक में पंक्तियों की संख्या हमेशा स्तंभों की संख्या की हमेशा स्तंभों की संख्या के समान होती है बच्चा, ठीक है, समान होती है। अगर हमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान नहीं दे रखी है तो बच्चा वो सारडिक नहीं हो सकता है। हाँ, आप भी हो सकता है बट सारडिक नहीं होगा। सारडिक अगर होगा तो ये विशेष ध्यान रखिएगा, हमेशा पंक्ति और स्तंभ हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। पंक्तियों की जो संख्या है, पंक्ति हमेशा बराबर होंगी स्तंभों की, ठीक है बच्चा, ये बात विशेष ध्यान रखिएगा। पंक्ति और स्तंभ सारडिक में हमेशा समान होते हैं। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि सारडिक एक तरीके से वर्ग होता है, ठीक है बच्चा। चलिए अब बात करें सारडिक के जो है क्रम के बारे में, ऑर्डर क्या है। तो देखिए ऑर्डर यहाँ पर 1/1 का भी सारडिक होता है, 2/2 का भी होता है, 3/3 का भी होता है और 4/4 का भी होता है। 4/4 तक पढ़ेंगे, उससे ऊपर क्रम के हो सकते हैं, लेकिन सवाल आज तक ना किताबों में देखे गए और ना पेपर में पूछा गया। 4 तक देखा गया, तो मैं चारों ऑर्डर को आपको यहाँ समझाऊंगा बच्चा थोड़ा, ठीक है। देखिए बच्चा, अब बात करें सारडिक का क्रम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक, इसका डिटर्मिनेंट्स, सारडिक का क्रम। तो देखिए बच्चा, सारडिक का जो क्रम होता है बच्चा, पहले बात करेंगे हम एक क्रम के बारे में, यानी जब सारडिक का क्रम 1 गुणा 1 हो, ठीक है, यानी 1 गुणा 1 मतलब उसमें एक ही रो हो और एक ही कॉलम हो, तो हम बोलते हैं उस सारडिक को 1/1 का सारडिक है, ठीक है। यानी जब सारडिक का क्रम 1 गुणा 1 हो। अब 1 गुणा 1 का सारडिक कैसे होता है, जैसे मान लीजिए, जैसे ये सारडिक है, ये क्या है, सारडिक, सारडिक का चिन्ह है बच्चा ये, और मैंने अंदर लिख दिया इसमें 2, ठीक है। तो ये क्या है, ये 1/1 का सारडिक है, 1/1 का। क्यों 1/1 का क्यों सारडिक है, ये देखिए, इसमें अगर देखें तो ये R1 हो गया, ऐसे देखें तो, और ऐसे देखें तो ये C1 हो गया, तो एक ही रो है और एक ही कॉलम है, इसीलिए हम इसे 1/1, 1 गुणा 1 का क्या बोल रहे हैं, हम इसे सारडिक बोल रहे हैं, 1/1 का, ठीक है। तो ये 1/1 का सारडिक है। वैसे 1/1 के सारडिक के बारे में हम पढ़ते नहीं है, ना क्वेश्चन पूछा जाता है ना आएगा, बट डिस्कस कर रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया। क्यों, क्योंकि बच्चा इसमें क्या होता है, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जो आप सिंबल देख रहे हैं सारडिक का, बच्चा अगर इसके अंदर एक एलिमेंट लिखा होता है तो इसको बच्चे क्या समझते हैं पता है, मॉड समझते हैं। क्या समझते हैं, मॉडुलस, मॉड आपने पढ़ा है ना। मॉड की खासियत ये होती है, अगर उसके अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव है तो वो उसको पॉजिटिव बना देता है, बस ये इसकी खासियत होती है। बट यहाँ ऐसा नहीं होगा, ये मॉड नहीं है, बस यही समझने की गलती मत कर देना, ये सारडिक है।
आप इसको मॉड समझेंगे, इसी वजह से भ्रम की स्थिति पैदा होती है। इसलिए हम इसके क्वेश्चंस ना तो बुक में हैं और ना पूछे जाते हैं और ना पढ़ते हैं, बट डिस्कस कर रहे हैं ऑर्डर के बारे में। तो हम शुरुआत से आपको ऑर्डर बता रहे हैं, ठीक है। अब जैसे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, सारणिक 2 बोलेंगे, इसे आप मॉड 2 नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज ये मॉड नहीं है, सारणिक है बच्चा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 2 ही होगी। अगर मैं ये बात करूँ कि ये सारणिक -3 की वैल्यू कितनी होगी, तो -3 होगी, जबकि आप इसे अगर मॉड समझते तो प्लस हो जाती, ठीक है। तो ये मॉड नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा। आप ऐसा मत कीजिएगा सर ये तो नेगेटिव वैल्यू है, बाहर आके तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो वो मॉड में होता है बच्चा, ये मॉड नहीं सारणिक है। सारणिक और मॉड का सिंबल बेशक सेम है, वो भी 1 गुणा 1 के का, ठीक है बच्चा, बाकी काम अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसे ही और भी निकाल सकते हैं, -6 निकालेंगे आप, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो -6 ही आएगी, ठीक है। तो इसको मॉड मत समझ लीजिएगा, ये सारणिक है, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो 1 गुणा 1 का, यानी ये जब सारणिक का क्रम 1 गुणा 1 हो तो कुछ इस टाइप का लिखा जाएगा, वो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। उसकी वैल्यू जो होगी, जो उसके अंदर एलिमेंट लिखा है वही उस सारणिक की वैल्यू होगी, ठीक है बच्चा। अब बात करें जब सारणिक का क्रम 2 गुणा 2 हो, भाई 1 गुणा 1, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये दोनों, ये पंक्ति होती है, स्तंभ होते हैं, तो पंक्ति और स्तंभ हमेशा समान होंगे, क्योंकि ये मैंने आपको बात स्टार्टिंग में बता दी है कि सारणिक एक प्रकार से वर्ग है। इट मीन्स दैट वी कैन से कि जो सारणिक में रो और कॉलम्स होते हैं वो हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि अगर वो सारणिक है तो पंक्तियों की संख्या ज़्यादा या कम हो सकती है स्तंभों की संख्या से। हमेशा पंक्ति और स्तंभ, रो एंड कॉलम्स इक्वल होंगे, इस बात को नोट कर लीजिएगा, और मैंने करा भी दी है, ठीक है। चलिए, अब जब सारणिक का क्रम 2x2 हो, ठीक है बच्चा, जब सारणिक का क्रम क्या हो, 2 गुणा 2 हो, यानी 2 ही तो उसमें क्या हो, रो हो, और 2 ही क्या हो उसमें, कॉलम हो, क्या हो, कॉलम हो। तो कैसा होगा, तो देखिए इसका सिंबल कुछ ये कुछ इस टाइप से होगा, जैसे ये मान लीजिए ये सारणिक का चिन्ह हो गया, और इसके अंदर एलिमेंट कैसे लिखे जाएंगे, सपोज ये मान लीजिए A1 B1 A2 B2, ये है 2x2 का सारणिक। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए 2 ही तो रो हैं, R1 R2, और 2 ही कॉलम है, C1 C2, इसका ऑर्डर है 2 गुणा 2। ऑर्डर हमेशा पंक्ति और स्तंभों की संख्या हमेशा समान होगी, ठीक है बच्चा, बार बार कह रहा हूँ इस बात को। तो ये 2x2 का सारणिक है। अब इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2x2 की सारणिक की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो वो समझिए। इसका देखिए सिंपल तरीका जो है, मैं आपको बहुत डीपली भी समझाऊंगा, वैल्यू कैसे निकलती है, क्यों निकलती है, क्या कंडीशन बनती है, सबको समझाऊंगा। अभी आप शॉर्ट में समझिए। जैसे 2x2 का सारणिक है तो इसका डायरेक्ट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट वैल्यू, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो समझिए। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे पहले, A1 का B1 में, ठीक है बच्चा। डायरेक्ट जब वैल्यू निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे A1 का गुणा होगा B2 में, सॉरी A1 का B2 में, तो क्या हो जाएगा A1 B2, और बीच में क्या आता है माइनस, फिर इसका गुणा होगा इसमें A2 का B1 में, तो A2 B1। ये आपकी कंडीशन है, यानी 2x2 के सारणिक को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कंडीशन निकल के आएगी। इसका इसमें A1 B2 माइनस आता है, और ये A2 B1, ठीक है बच्चा। अब ये ऐसे कैसे बन गई इसकी पोजीशन, तो मैंने भी आपको पीछे स्टार्टिंग में बताया था कि जब युगपत समीकरणों को सॉल्व करते हैं तो सारणिक का यूज होता है। जैसे समझ लीजिए ये कंडीशन कैसे निकल के आई, ये बात आप समझ लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 युगपत समीकरण है, A1x B1y बराबर 0, ये समीकरण 1 है, और एक है A2x B2y बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2। ये क्या है, युगपत समीकरण है, युगपत समीकरण, ठीक है बच्चा। अब इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, आप पहले यहाँ से वैल्यू निकालिए x और y में, x और y का रेशियो निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये A1x है, इस B1y को अगर मैं राइट में ले जाऊं तो माइनस के B1y हो जाएगा। अब इस B1 को ले आओ बटे में, और इस x को भेज दो उधर, समझ रहे हैं आप, B1 को तो ले आओ उधर बटे में, और x को भेज दो उधर बटे में। इट मीन्स दैट कि A1 तो है, B1 आ जाएगा बटे में, बराबर यहाँ पर क्या है माइनस के y,
और ये x चला जाएगा बटे में। तो फाइनली a1 अपॉन b1 की जो वैल्यू आ गई, या कह सकते हैं माइनस एक्स अपन वाई की वैल्यू ये आ गई। ठीक है बच्चा, चलिए अब ऐसे ही आप दूसरे से निकालिए समीकरण 2 से। तो क्या करेंगे आप b2y को राइट में भेज दीजिए, तो इधर बचेगा a2x बराबर उधर जाएगा माइनस के b2y। अब b2 को डिवाइड में भेजो a2 के, तो a2 अपॉन b2 हो जाएगा, और ये माइनस के y और x को डिवाइड में भेज दो x। तो यहाँ भी देखिए ये माइनस के y अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई। तो एक चीज़ आप दिख रही होगी आपको, ये भी माइनस के y अपॉन एक्स की वैल्यू है और ये भी माइनस के y अपॉन एक्स की वैल्यू है, और दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही हैं, बट ये तो सेम है ना। राइट हैंड बराबर है, जब राइट हैंड बराबर होती हैं तो लेफ्ट हैंड अपने आप बराबर हो जाती हैं। समझ में आया कैसे? देखिए आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ y अपॉन एक्स की जगह पर माइनस के y अपॉन एक्स की जगह पर माइनस के y अपॉन एक्स की वैल्यू भी लगा सकते हैं उठा के। भाई इसकी जगह पर ये वैल्यू लगा दो, क्योंकि इसी का तो मान है, ये वैल्यू यहाँ लगा सकते हैं आप। देखिए क्या निकल के आएगा, तो a2 अपॉन b2 बराबर इसकी जगह क्या लगा देंगे, इसकी वैल्यू a1 अपॉन b1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका इसमें। तो जब आप a1 का गुणा करेंगे b2 में, या इसका इसमें पहले किसी का भी कर दीजिए, तो देखिए a2 को गुणा करेंगे b1 में तो a2 b1, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो बराबर a1 b2। अब इसको आप राइट में लेके जाइए, देखिए यहाँ पर a1 b2 तो है, जब ये इधर जाएगा तो माइनस के a2 b1 हो जाएगा, और बराबर क्या बचेगा 0। और आप देख सकते हैं कि ये वाली कंडीशन ही है, a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, और बराबर में 0 तो हमने लिखा ही था, चलो लिख दिया। ठीक है, ये चीज़ है, समझ में आ रहा है आपको? ऐसे करके हमने यहाँ पे ये कंडीशन निकाली। तो जब 2/2 का सारणिक होगा तो उसमें एलिमेंट किस तरीके से लिखे जाएंगे, इस पोजीशन में। ठीक है बच्चा, अगर हम जेन्युइन तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसकी जो कंडीशन है वो ये है। डायरेक्ट आपको वैल्यू निकालनी है तो आप ऐसे निकालिए, क्रॉस कर दीजिए इसका इसमें। शर्त ये है, पहले आप वो जो मेन डायगोनल है उसका गुणा करेंगे, इसका इसमें, इसका फिर इसमें। ठीक है बच्चा, और फाइनली जो कंडीशन ये आ रही है ना, वही कंडीशन हमने आपको प्रूफ करके दिखा दी। जब दो युगपत समीकरणों को, दो चर राशि वाली युगपत समीकरणों को सारणिक विधि से सॉल्व करते हैं, तब जाकर ये कंडीशन निकल के आती है। कैसे निकल के आती है आप समझ सकते हैं। ठीक है बच्चा, अब देखिए यहाँ पर कुछ सिंबल की भी बात होती है। ये तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से बता दिया कि डायरेक्ट अगर 2/2 का आपको मिले तो आप ऐसे कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको सारणी की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन जो जेन्युइन तरीका है, जो बाकी में इसका जो तरीका है वैल्यू फाइंड आउट करने का, वो क्या है उसको समझते हैं। देखिए प्रसार करना, वो प्रसार करके होता है बच्चा। कैसे समझिए, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पर मैं इसका प्रसार करना चाहता हूँ, प्रसार के माध्यम से वैल्यू निकालूंगा, और जो 3/3 का सारणिक होगा ना, उसकी वैल्यू हम प्रसार के माध्यम से ही निकालेंगे। और इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रसार करना। अगर आप प्रसार करना सीख गए, समझ गए विदाउट एनी मिस्टेक, तो आपका चैप्टर फिनिश। ठीक है, तो इसीलिए मैं प्रसार करना बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। 2/2 के आव्यूह का प्रसार किस तरीके से करते हैं। ठीक है, प्रसार करना, आव्यूह का प्रसार करना, आव्यूह नहीं बचा सारणिक। सारणिक का प्रसार करना। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये सारणिक है मेरे पास, और इसके अंदर जो एलिमेंट है ये a1 है, ये b1 है, ये a2 है, और ये b2 है। ठीक है बच्चा, अब इसका हम प्रसार कैसे करेंगे, तो ये डिपेंड करेगा। यहाँ पर जब प्रसार करेंगे तो यहाँ पे सिंबल्स का बहुत ज़्यादा यूज होगा। कैसे, यहाँ पर ये जो है इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है बच्चा, तो इस एलिमेंट की पोजीशन है पहली रो पहला कॉलम, इस एलिमेंट की पोजीशन पहली रो दूसरा कॉलम, इस एलिमेंट की पोजीशन दूसरी रो पहला कॉलम, इस एलिमेंट की पोजीशन दूसरी रो दूसरा कॉलम। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A11 A12 A21 A22। इससे क्या हो गया, जो पहला वन है वो पंक्ति को बता रहा है, और जो दूसरा वन है वो स्तंभ को बता रहा है। इट मीन्स दैट कि इस एलिमेंट की जो पोजीशन है वो 1 है, मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में आ रहा है। इस एलिमेंट की पोजीशन 1 2 है, जो पहली संख्या है वो पंक्ति को बता रही है, यानी ये पहली पंक्ति में आ रहा है, और 2 लिखा है इसीलिए दूसरी स्तंभ में आ रहा है।
यहाँ पर आ जाएं तो ये जो पहली संख्या है किसको बता रही है, पंक्ति को। हमेशा जो पहली संख्या होती है वो पंक्ति को ही डिनोट करती है। तो ये 2 का मतलब है कि ये दूसरी पंक्ति में है, और इस 1 का मतलब है ये पहले कॉलम में है, स्तंभ में है, ठीक है। ऐसी 2 में से दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ है। अब इनकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसका प्रसार जब हम करेंगे तो प्रसार कैसे होगा, देखिए बच्चा, प्रसार हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जो सिंबल होता है वो आता है बच्चा प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये माइनस और ये प्लस। अब ये प्लस माइनस, माइनस प्लस ही क्यों आया, तो उसको समझिए। जब हम इसका प्रसार करते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर -1 आता है और -1 की पावर क्या आता है, ये दोनों, ये प्लस ये, यानी रो प्लस कॉलम, यानी 1 + 1। समझ लीजिए फिर से, जब हम इसका प्रसार करते हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सापेक्ष करते हैं। पर तो ये पता समझ लीजिए आप, जब भी हम सारणी का प्रसार करेंगे तो उसमें कई रो होंगी, कई कॉलम्स होंगे। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सापेक्ष हम सारणी का प्रसार कर सकते हैं। ज़्यादातर हम पहली रो या पहले कॉलम के सापेक्ष करते हैं। करने को आप किसी के भी सापेक्ष कर लो, जो आंसर आना है फाइनली वही आएगा हर बार, ठीक है। तो हम यहाँ R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, R1 के सापेक्ष। तो यहाँ पर हम होगा क्या कि -1 की पावर, यहाँ पर क्या है, इसकी पोजीशन क्या है एलिमेंट की, 1 1, तो 1 + 1 और ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है। और इसका गुणा होगा इसमें, तो A11 का मल्टीप्लाई होगा B22 में, फिर माइनस आता है बीच में, फिर आएगा, या फिर ऐसा छोड़ो इसे, यूं ही रहने दो इसे, ठीक है बच्चा। फिर अब यहाँ पे आएगा प्लस। अब इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही -1 की पावर 1 + 2, पोजीशन क्या है एलिमेंट की, 1 2, पोजीशन क्या एलिमेंट की, 1 2, तो यहाँ 1 + 2 आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें, ठीक है। तो A21 × B12। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो देखिए यही सिंबल्स आएंगे। यहाँ पर देखो -1 की पावर 1 और 1 2, 2 एक सम संख्या है, तो -1 की पावर सम संख्या प्लस ही आता है, तो A11 B22। अब देखिए यहाँ पर 1 और 2 3 हो गया, और 3 क्या होती है, एक विषम संख्या, और -1 की पावर विषम संख्या है तो माइनस आता है, और ये A21 और ये 12। तो सिंबल देखिए बीच में क्या आ रहा है, माइनस ही आ रहा है, और यहाँ भी बीच में क्या आ रहा था, माइनस। तो ये सिंबल बीच में माइनस क्यों आया, ये इसकी वजह से आया, ठीक है बच्चा, इसकी वजह से आया। -1 की पावर इस एलिमेंट की जो पोजीशन है रो और कॉलम, उसका सम। तो देखिए -1 की पावर रो प्लस कॉलम 1 + 2, बट 3 हो गया, और -1 की पावर विषम संख्या तो माइनस आता है, इसीलिए ये माइनस हो गया बच्चा, ठीक है। और यहाँ पर सम संख्या थी तो प्लस हो गया। अब इसका डायरेक्ट सॉल्व कैसे करेंगे, आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका है, आप किसी भी तरीके से करिए। ज़्यादातर जो तरीका अपनाएंगे हम, जो मैं अब बताने जा रहा हूँ ये अपनाएंगे। 3/3 के मतलब जो मैं अब बताने जा रहा हूँ ये अपनाएंगे, और 2/2 के में ये कर लेंगे, ठीक है। या जो बता रहा हूँ ऐसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए कैसे निकालते हैं। ये सिंबल मैंने प्लस माइनस क्यों लगाए और ये कैसे आए, समझ गए आप, इस तरीके से आए। अब मैं बार बार ये चीज़ नहीं लिखूंगा, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे सिंबल लिख लूंगा। आपको एक ट्रिक बता दूं, अगर इनकी पोजीशन को जोड़ के विषम संख्या आएगी तो चिन्ह आएगा माइनस का, और सम संख्या आएगी तो चिन्ह आएगा प्लस का। ये बस ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। इनकी पोजीशन को जोड़ के अगर सम संख्या आएगी तो चिन्ह आएगा प्लस का, तो इनकी पोजीशन को जोड़ के सम संख्या आ रही है तो चिन्ह आ गया प्लस का, पोजीशन को जोड़ के विषम संख्या आ रही है तो चिन्ह आ गया माइनस का, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए कैसे करेंगे जेन्युइन प्रसार। हम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, R1 के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 2/2 का है तो आप ये तरीका भी अपना सकते हैं, ये तरीका भी अपना सकते हैं। बट ये बिल्कुल जीरो लेवल से पूरा बेसिक हो गया कि सिंबल प्लस माइनस कहाँ से आया, क्यों आया, ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। बट इसको हम सवाल में यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना। हम सवाल में जो यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट वो ये वाला यूज़ करेंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और 2/2 के में ये भी यूज़ कर लेते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले ये प्लस चिन्ह क्यों आया, क्योंकि 1 और 1 क्या है, 2, और 2 क्या है, एक सम संख्या, इसीलिए क्या आएगा यहाँ पे प्लस। 1 और 2 क्या है, विषम संख्या, इसलिए चिन्ह क्या आएगा माइनस। अब 2 और 1 क्या होता है, 2 और 1 3 होता है जो कि एक विषम संख्या है, इसलिए क्या आएगा माइनस। और 2 और 2 क्या होता है 4, जो कि एक सम संख्या, इसीलिए आएगा प्लस। समझ में आया। तो ये जो प्लस माइनस आ रहे हैं ये इन एलिमेंटों की पोजीशन पर डिपेंड करता है, इनकी स्थिति पर डिपेंड करता है कि चिन्ह किसका आएगा। अगर इनकी स्थिति वाले जो पंक्ति और स्तंभ के अंकों को जोड़ के सम संख्या आएगी तो प्लस, विषम संख्या आएगा तो माइनस, ठीक है। तो सिंबल प्लस माइनस, माइनस प्लस क्यों आया समझ गए।
अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है बच्चा, अब देखिए यहाँ पर सिंबल क्या है, प्लस। ठीक है, अब ब्रैकेट लगा लेंगे। हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, A11 के सापेक्ष कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जिसके भी सापेक्ष हम करते हैं प्रसार, जिस एलिमेंट के सापेक्ष हम प्रसार करते हैं, उस एलिमेंट के वो एलिमेंट जिस रो में आ रहा है उस रो को हटा देंगे, और वो एलिमेंट जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को हटा देंगे। ठीक है, जिस भी एलिमेंट के सापेक्ष हम प्रसार करते हैं, वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में आता है उस रो और उस कॉलम को हम छुपा देते हैं, या कह सकते हैं हटा देते हैं। जो बचता है फिर उसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, तो पहले एलिमेंट के सापेक्ष करेंगे। तो ये एलिमेंट पहली रो में आ रहा है और पहले कॉलम में आ रहा है, तो पहली रो और पहले कॉलम को हटा दो, या कह सकते हैं छुपा दो। पहली रो और पहले कॉलम को छुपा दो, तो बचा क्या फिर, B22। तो इसे आप ब्रैकेट में लिख देंगे B22। भाई A11 के सापेक्ष कर रहे हैं तो A11 आएगा, और ये छुपा दिया और ये छुपा दिया, तो बचा क्या, B22। फिर बीच में क्या आएगा, अब यहाँ पे आए तो ऊपर सिंबल क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। ऊपर सिंबल क्या आ रहा है, माइनस, तो माइनस लगा दिया। अब इसके सापेक्ष, तो ये किस में आ रहा है भाई, अब हम पहले हमने इसके सापेक्ष किया, अब इसके सापेक्ष करेंगे। पहली रो के सापेक्ष कर रहे हैं, तो पहली रो में 2 एलिमेंट आए, तो दोनों के सापेक्ष करना पड़ेगा। इसके सापेक्ष किया तो ये आया, फिर ऊपर सिंबल किसका है, माइनस का, तो माइनस। फिर इसके सापेक्ष तो यहाँ पे आएगा B12। अब देखिए ये कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है और सेकंड कॉलम में आ रहा है। ये एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आ रहा है, इसीलिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छुपा लेंगे, तो बचेगा क्या, ये A21। तो A21। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो A11 B22 माइनस B12 A21। इस तरीके से आपका ये निकल के आ गया। और वही चीज आपके यहाँ आ रही थी, A11 B22 माइनस B12 A21, तो B12 A21 गुणा में तो आगे पीछे हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, और ये कॉन्सेप्ट आप ये समझ जाए कि मैं पहली बार करूं और मुझे पहली बार में आ जाए, तो ये बहुत ही मुश्किल है। आप जैसे जैसे सवाल करेंगे, आप गलती भी करेंगे 1-2 बार, फिर धीमे धीमे प्रैक्टिस में आएगा। चीज़ नई है, और दूसरा यहाँ गलती होने के चांसेस जो होते हैं ना स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पे होते हैं कि हम प्रसार करने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। तो जैसे जैसे हम 1-2 क्वेश्चंस करेंगे तो हमें प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर हमसे गलतियाँ नहीं होंगी, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहली बार में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो गलती हो रही है तो आप घबराना मत, यार ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। आप 1-2 सवाल करेंगे, जैसे हम कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा, 101% क्लियर होगा। ठीक है बच्चा, फिर समझ लीजिए हम R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, तो प्लस A11 लिख लेंगे, फिर ये गया और ये गया, तो जो बचा वो लिख लेते हैं, फिर माइनस B12, फिर ये गया और ये गया, ये बचा, ये लिख लिया। ठीक है, जिस भी एलिमेंट के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, वो जो एलिमेंट है जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको हटा देते हैं, यही तरीके से छुपा लेते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी प्रसार कर सकते हैं, और ज़्यादातर हम यही तरीका अपनाएंगे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया 2x2 का। ठीक है, अब 3x3 का होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो 3x3 में मैं जो है आपको युगपत समीकरण करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि जरूरी भी नहीं है इतना, आपको सिर्फ प्रसार करके दिखाऊंगा। ठीक है, और उसके सिंबल्स कैसे लिखे जाएंगे वो बताऊंगा। ठीक है, समझिए यहाँ पे, जब सारणिक का क्रम 3x3 हो, यानी 3 ही रो हो और 3 ही कॉलम हो, तो कैसे लिखा जाएगा वो सुन लीजिए। देखिए युगपत समीकरण की बात को तो ऐसे बनेंगे, A1x B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x B2y प्लस C2 Z भी आ जाएगा यहाँ पे बराबर 0। ठीक है, और A3x B3y C3 Z बराबर 0। तो यहाँ पर क्या होगा, सारणिक कुछ ऐसे करके लिखा जाएगा, A1 B1 C1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये होगा 3x3 का सारणिक। क्या होगा ये 3x3 का सारणिक। ये युगपत समीकरण हो गए 2 वेरिएबल वाले और 3 वेरिएबल वाले। ठीक है बच्चा, और इनके जो गुणांक होते हैं x y z के, उनको लिखा जाता है रो की फॉर्म में। ठीक है, और ये 3x3 का सारणिक तैयार हो गया। अब सिंबल की बात करें तो सिंबल देखिए, इसमें सिंबल जो चिन्ह होते हैं वो किस फॉर्म में चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस की फॉर्म में चलते हैं। यानी स्टार्टिंग आप प्लस से करो,
फिर एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एंड तक चलते जाओ। ये 3/3 का है, ठीक है बच्चा। ये सिंबल प्लस माइनस क्यों आ रहे हैं आप समझ गए। मैंने क्या बताया था, एलिमेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग ये चिन्ह आते हैं। एलिमेंट की पोजीशन वाले नंबरों को जोड़ के सम संख्या आ रही है तो प्लस आएगा, विषम संख्या आ रही है तो माइनस आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये 1 है, एक्चुअली इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ये क्या बता रहा है, ये 1 क्या बता रहा है, एलिमेंट की पोजीशन को, यानी कि ये जो एलिमेंट है A11 ये पहली रो और पहले कॉलम में आ रहा है, ये बता रही है इसकी पोजीशन, ठीक है। A12 का मतलब क्या है, ये जो A12 एलिमेंट है ये पहली रो और दूसरे कॉलम में आ रहा है। देखिए तो पहली रो और दूसरे कॉलम में तो आ रहा है। A13 मीन्स ये A13 जो एलिमेंट है पहली रो और तीसरे कॉलम में आ रहा है। देख लो, नहीं तो पहली रो और तीसरे कॉलम में आ रहा है। ऐसे ही आपको ये कहाँ आ रहा है साहब, तो 3-2 का मतलब है तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो तीसरी तो रो में आ रहा है देखो, और दूसरे कॉलम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये एलिमेंटों की पोजीशन है, इनको देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि सारणिक में ये एलिमेंट किस जगह पर स्थित होगा या किस रो और किस कॉलम में स्थित होगा। क्लियर, ठीक है। अब ये चिन्ह मैंने आपको बताया, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये क्यों आ रहा है, प्लस ही क्यों आ रहा है इस जगह, माइनस क्यों नहीं आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू पोजीशन, मैंने आपको बताया था इनकी पोजीशन को जोड़िए, 1 और 1 2 क्या है, एक सम संख्या, इसीलिए प्लस। 1 2 क्या हो जाएगा, 3 क्या है, एक विषम संख्या, इसीलिए माइनस आ रहा है। कुछ भी दे लो, अब यहाँ जाओ, 3 क्या है, 3 जोड़ के क्या आएगा 6, सम संख्या तो प्लस आ रहा होगा, इसे ले लो। 3 1 4 क्या है, सम संख्या तो प्लस आ रहा है, इसे ले लो। 2 2 क्या है, 2 + 2 4 सम संख्या है, प्लस आ रहा है, इसे ले लो। 1 3 1 और 3 4 क्या है, एक सम संख्या प्लस आ रहा है, इसे ले लो। 1 2 क्या है, 1 और 2 3 एक विषम संख्या, इसलिए माइनस आ रहा है। तो पोजीशन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस सिंबल आते हैं, ठीक है। अब इसका प्रसार करेंगे तो कैसे करेंगे समझिए, अब प्रसार करना सीख लीजिए बस आप ध्यान से। तो ये मान लीजिए आपका एलिमेंट है, इसके A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। आप और सिंपल तरीका याद करने का देखो, ये गिनती है 1 2 3 पढ़ी है, 11 12 13, फिर 21 से स्टार्ट होंगी आपके 21 22 23, फिर 31 है 31 32 33, ठीक है। एक तरीके से आप ऐसे भी दिमाग में बैठा सकते हैं। तो यहाँ सिंबल क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब हम यहाँ पे R1 के सापेक्ष क्या करेंगे, इसका प्रसार करेंगे। प्रसार आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सापेक्ष कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप, चाहे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। आंसर फाइनली जो आना है वही आएगा, ठीक है। तो प्रसार समझिएगा ध्यान से, बस यही चीज इंपॉर्टेंट है कैसे कर रहे हैं। देखिए हम R1 के सापेक्ष कर रहे हैं, तो R1 में 3 एलिमेंट आ रहे हैं, तो तीनों के सापेक्ष होगा बारी बारी से। कैसे, देखिए पहले ऊपर क्या आ रहा है प्लस, तो यहाँ आएगा प्लस, और किसके सापेक्ष कर रहे हैं, A11, तो A11। अब देखिए ये काम करेंगे, जिस एलिमेंट के सापेक्ष हो रहा है वो एलिमेंट और उसके ऊपर जो सिंबल है वो, फिर ब्रैकेट। अब ये एलिमेंट किस रो में आ रहा है, पहली रो में आ रहा है और पहले कॉलम में आ रहा है, तो बस जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है उस रो और उस कॉलम को हटा दो, मतलब गया काम खत्म उसका। भाई ये A11 पहली रो और पहले कॉलम में आ रहा है तो इसे हटाओ, बचा क्या, फिर ये 4 एलिमेंट बचे या नहीं बचे। भाई ये एलिमेंट पहली रो में आ रहा तो पहली रो गई, और पहले कॉलम में आ रहा तो पहला कॉलम भी गया, ये भी गया और ये भी गया, तो बचे कौन से एलिमेंट, ये 4 एलिमेंट बचे बस। तो इन 4 एलिमेंट को लिख लो यहाँ पे इस तरीके से, A22 A23 A32 A33, ठीक है बच्चा, पूरा बेसिक बता रहा हूँ पूरा, ठीक है। फिर आगे आएंगे अब यहाँ पे इस वाले एलिमेंट के सापेक्ष, तो सिंबल किसका है, माइनस का, और है क्या ये A12। तो अभी A12 किस रो और किस कॉलम में आ रहा है, ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी है बच्चा, ठीक है। तो ये A12 कौन सी रो में आ रहा है, पहली रो में, तो पहली तो रो गई, और कौन से कॉलम में आ रहा है, दूसरे कॉलम में आ रहा है, दूसरा कॉलम गया, पहली रो गई दूसरा कॉलम गया, ध्यान समझो।
पहली रो गई, दूसरा कॉलम गया, कौन कौन से एलिमेंट बचे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यानी ये दो और ये दो बचे। फिर समझो ये गई और ये गई, तो भैया यही तो बचे। अब इनको लिख लो एज इट इज, A21 A23 A31 A33, ठीक है। अब थोड़ा जगह ना होगी, इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग होगा तो यहाँ पे प्लस का A3, तो प्लस का A13। अब देखो ये किस में आ रहा है, पहली रो में आ रहा है, तो पहली रो गई और तीसरे कॉलम में आ रहा है, तो तीसरा कॉलम गया। पहली रो और तीसरा कॉलम, काम खत्म। बचे कौन से, ये 4 एलिमेंट। इन्हें लिख लो ऐसे ही एज इट इज, A21 A22 A31 A32, इस तरीके से, ठीक है, काम खत्म। अब आगे समझिए, समझ में आया, समझ में आया ना, चलो अच्छी बात है। अब देखिए A11, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये 2x2 का बन गया स्नाडिक, जैसे यहाँ पर था मैंने मिटा दिया है, 2x2 का स्नाडिक बन गया। तो अब इसका वही करना है हमको, इसका इसमें कर दो डायरेक्ट, इसका इसमें कर दो, ठीक है। तो ब्रैकेट लगा लो, A22 का करेंगे A33 में, तो A22 इंटू A33, फिर इसका इसमें, बीच में क्या आएगा, माइनस। सुन लीजिए, जब भी कभी इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो ये आ गया, फिर बीच में आता है माइनस, फिर इसका इसमें क्यों आता है पहले समझा चुका हूँ, इसका इसमें A32 का A23 में, ये आ गया, ठीक है। ऐसे अब यहाँ जाओ, माइनस के A12, अब इसका क्रॉस, इसका इसमें, इसका इसमें, तो जगह तो है नहीं, नीचे लिख देते हैं इधर, है ना, माइनस का A12, तो इसका इसमें करेंगे तो A21 इंटू A33 माइनस इसका इसमें A31 A23, फिर यहाँ पर आ गए प्लस का A13, इसका इसमें A21 A32 माइनस इसका इसमें A31 A22, ठीक है। बस यही आपका आंसर हो सकता है। बराबर में आप जो है 0 लेके चल सकते हैं, या जो भी आपको दे रखा हो। आप चाहे तो इनका अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप चाहो तो इनका अंदर मल्टीप्लाई, एक्चुअली ये पूरी एक लाइन है, जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिख दी है। ये चीज़ यहाँ आएगी और ये चीज़ उसके आगे आएगी, पूरी एक लाइन है बच्चा, ठीक है। तो 3x3 का स्नाडिक होगा तो आप ऐसे प्रसार करेंगे। सिंबल प्लस माइनस क्यों आ रहे हैं समझ गए, कैसे आ रहे हैं सब चीज़ समझ गए, कैसे प्रसार करना है आप ये समझ गए, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, हमने ये पूरा आपको बेसिक समझाया है। तो ये लाइन से हम ना यूज करके डायरेक्ट हम इस लाइन पे आ सकते थे। हम क्या करते पता है, डायरेक्ट ये गया और ये गया, इसका इसमें डायरेक्ट गुणा करके लिख देते यहाँ पे डायरेक्ट, और इसका इसमें डायरेक्ट गुणा करके लिख देते। इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैंने आपको पूरा बेसिक कराया, मैंने आपको स्टार्टिंग में पूरा बेसिक समझाऊंगा। क्यों आया, एक भी स्टेप गायब नहीं होगा। सवाल करेंगे तो वहाँ थोड़ा एक स्टेप गायब कर देंगे, बट आपको पूरा बेसिक पता होना चाहिए ना, इसीलिए मैंने आपको पूरा बेसिक कराया, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट प्रसार करके यहाँ आते हैं, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं। सवालों में हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाएंगे, इसको नहीं करेंगे, ठीक है। बार बार ये करेंगे तो लाइन ही बढ़ेंगी, फालतू है नहीं। हमें समझना था कैसे आना है वो हम समझ गए, ठीक है। तो 3x3 का आप समझ गए। जब हम और ज़्यादा सवाल करेंगे तो अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, टेंशन ना लेना आप, ठीक है। फिक्र मत करना, बस आप कॉन्सेप्ट समझिए कि तरीका क्या है। सवाल करेंगे यार 101% आएगा, ठीक है। ना आए तो बस गलती से कमेंट में एक बार कह देना मुझसे, ठीक है। तो 3x3 का हो गया। तो 3x3 तक ही हम ज़्यादातर पढ़ते हैं, ठीक है। 4x4 का भी बहुत कम देखा गया है। सवाल पेपर में एक सवाल मिलेगा आपको, पूरी किताब में मिलेगा तो गलती से, ठीक है। उसका क्रम फिर आप समझ गए कैसा होगा, फिर वो ऐसा होगा A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 A41 A42 A43 A44, ठीक है। ये 4 ही तो इसमें रो हैं और 4 ही इसमें कॉलम है, ठीक है। बट ये ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और आएगा तो हम तभी निपटेंगे। समझ में आ गया आपको। तो स्नाडिक के क्रम मैंने आपको पढ़ा दी, 1 गुणा 1 का हो तब, 2 गुणा 2 का हो तब, और 3 गुणा 3 का हो तब। प्रसार कैसे करते हैं, सिंबल्स प्लस माइनस क्यों आते हैं, सारा प्रोसेस आपको समझा दिया, ठीक है बच्चा। अब एक जो है आपकी जो है एक थ्योरम और बच जाती है, उस चीज़ को समझ लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर क्वेश्चन भी है बुक में, ठीक है। क्या है, जैसे मान लीजिए बच्चा, इस किताब में एक थ्योरम है आपकी, थ्योरम कह लीजिए या प्रॉपर्टी कह लीजिए। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बच्चा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मतलब कि 2 आव्यूह हैं। जैसे माना A व B n क्रम के 2
वर्ग, n क्रम के 2 वर्ग आव्यूह हैं। क्या है? वर्ग आव्यूह हैं तथा k एक अचर पद है, तो इसे इस प्रकार लिखेंगे। इस प्रकार लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए, a बराबर b और अचर पद में b से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चा, यानी a बराबर k v लिखेंगे। समझ में आया? अब यहां पर जो मेन बात है आपको वो क्या ध्यान रखनी है? देखिए बच्चा, a और b n क्रम के, इनका ऑर्डर विशेष ध्यान रखिएगा। ऑर्डर क्या है बच्चा? ऑर्डर है बच्चा इनका n क्रम के, इनका ऑर्डर n है। तो ये इसको जब a और b n क्रम के 2 वर्ग आव्यूह हैं तो इनको a बराबर k भी लिखेंगे, जहां k क्या है? एक अचर पद है। तो जब हम a का सारणिक मान निकालेंगे, जब इस a आव्यूह की सारणिक वैल्यू निकालेंगे, डिटर्मिनेट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? क्योंकि इसकी डिटर्मिनेट वैल्यू निकाल रहे हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सारणिक को हम आप किताब में, कई किताबों में, अलग अलग किताबों में मिलेगा आपको, वहाँ ये भी लिखा होगा DET, डेट ए। तो DET मीन्स बच्चा सारणिक ही होता है। एक्चुअली सारणिक को जो हम इंग्लिश में बोलते हैं वो डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं सारणिक को इंग्लिश में। तो DET मीन्स होता है बच्चा, DET मीन्स होता है सारणिक ही होता है बच्चा। ठीक है, तो DET मीन्स डिटर्मिनेंट्स, मतलब सारणिक ही होता है। तो सारणिक लिख दे या DET लिख दे। डेट ए मीन्स हो गया सारणिक ए। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है बच्चा, सारणिक को DET से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, चलिए, तो और एक ये भी सिंबल है उसका, कोई भी तरीके से आप लिख सकते हैं। तो हम ए का जब हम सारणिक निकालेंगे तो इसे क्या निकलेगा? सारणिक ए। जब इसका निकलेगा तो इसका भी निकलेगा, तो ये हो जाएगा KB, सारणिक KB। तो अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, A और B दो जब n क्रम के वर्गाव्यूह हों और k एक अचर पद हो तो उसको A बराबर KB की फॉर्म लिखेंगे। और जब इनका सारणिक वैल्यू निकालेंगे तो ये जो k है, k बाहर निकलेगा बच्चा। क्या k कहाँ आएगा? बाहर। तो जब ये बाहर आएगा तो ये किस रूप में आएगा? ये जो बाहर आएगा k, ये k की पावर n के रूप में आएगा, k की पावर n के रूप में आएगा। क्यों? n क्या है? इनका क्रम है। n क्या है? क्रम है। तो जैसे सारणिक a बराबर, तो जो k बाहर आएगा तो k की पावर जो भी इसका क्रम है ना, वो बन के निकल के बाहर आएगा। और सारणिक b, ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये तरीका आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए और भी आप तरीका यूज और भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए a बराबर KB है और इनका जो ये सारणिक निकाल रहे हैं हम, और इनका क्रम है बच्चा 3 गुणा 3, तो इधर भी 3 गुणा 3। तो यहाँ से जब ये k बाहर निकलेगा तो k की पावर जो भी क्रम है वो पावर 1 के निकलेगा। ठीक है, और इनटू ये 3 है। ये समझ में आया आपको? ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जब भी कभी a और b दो आपको n क्रम के वर्ग आव्यूह दिख जाएं और k एक अचर पद हो और उसको हम इस फॉर्म में लिखें, तो जो अंदर से ये जो अचर पद बाहर निकलेगा, ये इस सारणिक का जो क्रम है वो क्रम पावर 1 के बाहर निकलेगा। क्रम जो है उसकी पावर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये चीज़ आप वैसे ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन भी है। तो ये था बच्चा बेसिक इस सारणिक का और पहली एक्सरसाइज का। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया है, एक बार कोई दिक्कत आई तो वीडियो को एक बार रिपीट कर लीजिएगा और मेरे बोलने और लिखाने दोनों पे फोकस कीजिएगा। कोई भी दिक्कत नहीं कि हर चीज़ को बिल्कुल मैं 0 लेवल से पढ़ाया, हर चीज़ कैसे क्यों क्या हर चीज़ डिटेल में बताया। ठीक है बच्चा, तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी और अब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको 100% सारी चीज़ें अब समझ में आने वाली है। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो सभी लोग लाइक और शेयर किया करो और अपने स्टेटस पे लगा दिया करो यार, कोई खर्चा नहीं जाता है स्टेटस पे लगाने में। ठीक है बच्चा, मैं सभी के स्टेटस देखता हूँ, मुझे भी तो मालूम पड़े कौन कौन हमें सपोर्ट कर रहा है। ठीक है बच्चा, थैंक यू।